हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज और चतुर्भुज। जिन बच्चों को त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में जानकारी नहीं है, आज हम उनके लिए वीडियो बनाएंगे और आज हम आपको पूरा त्रिभुज और पूरा चतुर्भुज सिखाएंगे। त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज के कितने फॉर्मूले बनते हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, ऐसे ही चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के फॉर्मूले जितने भी होते हैं, परिमाप वगैरह, वो आज हम सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी किया करें, ठीक है। तो चलिए आते अपनी वीडियो पर। तो पहला हम लेते हैं, पहले हम बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज होता क्या है? तो तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक रेखा ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये तीन रेखाएं हमारी, 1 2 3, तीन रेखाओं की घिरी हुई, ये घिरी हुई आकृति चारों तरफ से, और बंद आकृति देखो कहीं से खुल तो नहीं रही है, तीनों पॉइंट इसके कैसे बंद हैं। तो तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं हम? त्रिभुज कहते हैं। ये पॉइंट हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। हमेशा त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, हमें उसका नाम जरूर डालना है। यहाँ पर हम नाम डालेंगे ए, बी और सी। अब हम बात करते हैं त्रिभुज में क्या क्या चीज़ होती हैं। तो देखो त्रिभुज में पहली बात तो तीन भुजा होती हैं। आप ये सब केवल देखते जाइए, सुनते जाइए। अगर आपको लिखना है तो मैं आपको PDF दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आज नहीं प्रोवाइड हो पाई तो कल पक्का मिल जाएगी, ठीक है। मतलब कल मतलब मंडे को। वैसे जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक आज ही मैं इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, वरना मंडे को आप देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो तीन भुजा, इस त्रिभुज की कितनी भुजा होती हैं? तीन भुजा होती हैं। त्रिभुज के कोण कितने होते हैं? तीन ही कोण होते हैं। दो, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा। त्रिभुज के तीन कोण हो गए। त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष तीन होते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं? जहाँ पर दो बिंदु मिलते हैं वहाँ पर क्या दो रेखाएं मिलती है, वहाँ पर एक शीर्ष बनता है। जहाँ पर दो रेखाएं मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है? एक शीर्ष बनता है। तो एक शीर्ष बन गया ये। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये चीज़ बहुत आती है, ज़्यादातर सवालों में यही चीज़ आती है। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। कोण कितने होते हैं? तीन। शीर्ष कितने होते हैं? तीन। और कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। ये बात होगी हमारे त्रिभुज की। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकार। डेफिनेशन आपको सारी PDF में मिल जाएंगी। तो मैं आज यहाँ पर आपके लिए केवल त्रिभुज के तीन प्रकार के डिस्कस करूँगा। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। वैसे तो मैं त्रिभुज के प्रकार आपको बता चुका हूँ। जब मैंने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी दी थी, उसमें मैंने परिभाषाएं भी लिख दी थी, ठीक है। तो आज की जो मैं परिभाषा लिखाऊंगा वो चित्र सहित होंगी। आपको जो PDF मिलेगी उसमें आपके लिए चित्र भी होंगे। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? हमारे तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर भुजाओं के आधार पर बात कर रहे हैं।
किस पर बात कर रहे हैं हम? भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, उसके बाद दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, फिर तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। इनकी परिभाषाएं मैं आपको लिखा चुका हूँ, पहले ही लिखा चुका हूँ, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो याद आ जाएगी। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा कैसी हो? बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होंगी, उसके साथ साथ तीनों कोण भी कैसे होंगे? उसके बराबर होंगे। देखिए एक चित्र आपको यहाँ पर आ रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। ये हमारा मान के चलिए एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा कैसी हैं? बराबर हैं। अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। तो ये कोण भी कितने अंश का होगा? 60 अंश का। ये कोण भी कितने का होगा? 60 अंश का। और ये कोण भी कितने का होगा? 60 अंश का। तीनों को जोड़कर देखिए 180 आ रहा है। 60 60 120 120 और 60 कितने हो गए हमारे? 180। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। ये इनके गुणधर्म हो गए। ठीक, अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। चलो इसका क्षेत्रफल और देख लेते हैं हम। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं √3/4 ए स्क्वायर। जहाँ पर ए क्या चीज़ है? भुजा। तो बात यही आ जाती है, आप कैसे भी लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा? ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इसको थोड़ा तो इसको पूरा साफ कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? 2 भुजा बराबर होती हैं। परिभाषा तो हम आपको लिखा चुके हैं पहले ही। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा कैसी हो? बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मान चलिए एक भुजा, ये रहा हमारा एक त्रिभुज। ठीक है, मान के चलिए ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी हैं? बराबर है। और ये क्या है? इसका आधार, मतलब ये तीसरी भुजा है। इसका नाम देते हैं हम ए बी सी। अच्छा, इसका परिमाप और लिख लीजिए यहाँ पे। जो परिमाप होता है वो क्या होगा? 3 गुणा भुजा या 3a। परिमाप क्या कहते हैं? इस भुजा का टोटल प्लस इस भुजा का टोटल प्लस इस भुजा का टोटल। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके लिए उसका क्या होगा? परिमाप 3 गुणा भुजा या 3a हो जाएगा। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? 2 भुजाएं बराबर होती हैं। 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसके साथ साथ इनके 2 कोण बराबर होते हैं। कौन कौन से कोण बराबर होंगे? वो ये और ये होंगे। अब आप अपनी मर्जी से कोण बराबर मत कर देना, इसके लिए कंडीशन होती है। भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। 2 भुजा कौन सी बराबर हैं? ये 2 भुजा हमारी बराबर हैं। तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण आ रहा है? ये वाला आ रहा है। इस भुजा के सामने कोण कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 कोण बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पर कोण ज्ञात नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने बताया था आपको कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर बता नहीं पाएंगे कि इसका जो बराबर कोण है वो कितने कितने अंश के होंगे, वो हम निकालेंगे ही। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल पर आते हैं हम इसके। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है 1/4 बी और आएगा यहाँ पर 1/4 बी अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ a क्या चीज़ है हमारी?
समान भुजाएं और बी क्या चीज़ है, असमान भुजा। जो बी होगी वो केवल एक ही होगी जो बराबर नहीं होगी, और जो ए है वो तुम्हारी समान भुजा है ही है। तो इसका अगर मैं परिमाप की बात करूं तो क्या होगा, परिमाप हो जाएगा 2a प्लस बी। देखिए a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल भी हो गया और परिमाप भी हो गया। वैसे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है, चलो यहाँ पे लेता हूँ, इसका क्षेत्रफल में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कभी कभी हम इस ऊंचाई को लंब भी बोल देते हैं, आधार गुणा लंब। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊंचाई या लंब एक ही बात होती है त्रिभुज के लिए। इसको हम त्रिभुज का जनरल फॉर्मूला भी बोल देते हैं या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम बोल देते हैं। चलो यहाँ पर एक और बढ़ा देते हैं हम, अलग से रहेगा ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका फॉर्मूला बाद में लाएंगे। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। मान लीजिए चलिए यही हमारा विषमबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी। इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। चलो यहाँ पर मानिए ए, यहाँ पर मानते हैं हम बी और यहाँ पर मानते हैं हम सी। तो देखिए इसका जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके क्षेत्रफल पर आते हैं तो इसको हम हीरोन्स का फॉर्मूला और बोल देते हैं। हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडरवुड में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये एस क्या चीज़ है, जहाँ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, या हम बोल सकते हैं एस इक्वल टू त्रिभुज का अर्ध परिमाप। भाई परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर देखिए तीनों भुजाओं का योग हो रहा है और उसमें 2 का भाग और लग रहा है। तो जब भी हम किसी में 2 का भाग लगाते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, आधा कर देता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, एस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये क्या हो गया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हर त्रिभुज में काम कर जाएगा। जो ये वाला फॉर्मूला है, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, ये हर त्रिभुज में काम करेगा। कंडीशन केवल इसकी एक रहती है कि केवल हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हों। बस क्या ज्ञात हो, हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो हम इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसका परिमाप क्या होगा, अब ए प्लस बी प्लस सी। अब बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम आपको बता चुके हैं एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ये मान के चलिए इसका लंब और ये आधार। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब। क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब होता है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे। आधार कौन सा होता है हमारा, आधार ये होता है, और लंब कौन सा होता है हमारा, ये होता है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा लंब। तो यहाँ तक आपके 4 त्रिभुज क्लियर हो चुके हैं। 2 त्रिभुज रह गए, उनके कोई क्षेत्रफल नहीं होते हैं, उनकी परिभाषा होती हैं, वो हम आपको बता चुके हैं चैप्टर नंबर 6 की पहली वीडियो में। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आयत की तरफ। अगर आपको यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वैसे मैं आपको PDF दे दूँगा मैं।
चलिए अब हम आते हैं अपने चतुर्भुज पर। जैसे हमने त्रिभुज की परिभाषा बताई है उसी प्रकार चतुर्भुज की परिभाषा होगी। चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगी? चार रेखाओं से, त्रिभुज में कितनी थी? 3, चतुर्भुज में 4, 4 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। देखिए कैसे बनेगा चतुर्भुज। कोई सी भी 4 रेखा ले लीजिए आप, कैसे भी, ये हमारा क्या होगा? चतुर्भुज होगा। ये 4 रेखाएं हमारी ए बी बी सी सी डी और डी ए, 4 रेखा हो गई, घिरी हुई हैं और कैसी हैं? बंद आकृति है। तो 4 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के कुछ पॉइंट होते हैं वो लिख लीजिए। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। ये बात होगी चतुर्भुज की। चतुर्भुज आप कोई सा भी ले लीजिए, उसके जितने भी आंतरिक कोण होंगे उनका योग कितना होगा? 360 अंश होता है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, ये कोण 1 2 3 4, 4 शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4। 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण हमने दिखाए नहीं है, चलिए विकर्ण दिखा देते हैं हम। 1 विकर्ण और 2 विकर्ण। चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। यहाँ तक हमारा हो गया ये चतुर्भुज की बात। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार की। तो चतुर्भुज जनरली 5 प्रकार के होते हैं या 6 प्रकार के होते हैं। आप कोई से कितने ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 या 6 कितने मान लीजिए। वैसे 6वां होता है पतंगाकार, हम उसको भी बता देंगे। चलिए 6 मान चलते हैं हम। जो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले वो लिख लीजिए, फिर उनकी परिभाषा पर आते हैं हम। चतुर्भुज के प्रकार। नंबर 1, पहले नंबर पर लेते हैं हम समांतर चतुर्भुज। उसके बाद लेते हैं हम आयत, फिर लेते हैं हम समलंब चतुर्भुज, उसके बाद समचतुर्भुज, उसके बाद वर्ग और सबसे आखिर में पतंगाकार। चतुर्भुज।
चतुर्भुज हमारे कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? समांतर चतुर्भुज, दूसरा आयत, तीसरा समलंब, चौथा वर्ग चौथा समचतुर्भुज, पांचवा वर्ग, छठवां है पतंगाकार चतुर्भुज। देखो इनके चित्र मैं यहाँ पर बनाऊंगा नहीं, आपको स्क्रीन पर शो होंगे, क्योंकि हो सकता है मेरे चित्र में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए। मेरे पास फुटा तो है नहीं है या स्केल नहीं है, मैं तो मार्कर से बनाऊंगा तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए चित्र लगा दूंगा। चित्र में आप देख लीजिएगा, उसमें मैं समझा दूंगा। बनाऊंगा मैं ऊपर भी, अगर थोड़ी मिस्टेक होती है तो आप चित्र में देख के समझ जाइए, ठीक है। तो इनके पहले परिभाषा पर आते हैं हम समांतर चतुर्भुज की। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए पहली हेडिंग पे आते हैं, समांतर चतुर्भुज। पहले समझें समांतर चतुर्भुज होता किस आकृति का है। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी हो? समांतर हो। या ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं कैसी हो? समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसकी ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? विपरीत भुजाएं हैं। ये दोनों कैसी है? समांतर है। और ये दोनों कैसी हैं? समांतर हैं। इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे हम, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं समान और समांतर हों। समान भी हों और कैसी भी हों? समांतर भी हों। अगर ये ए है तो ये भी कैसा होगा? ए। और अगर ये बी है तो ये भी कैसा होगा? बी होगा। और समांतर का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर पॉइंट पर कैसी हो? बराबर हो। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे नापें और यहाँ पर नापें या बीचों नापें, कहीं भी नापें, तो कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो वो कैसी होगी? हमारी समांतर होंगी। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या बनेगी? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं समांतर हों या कैसी? समांतर और समान हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अच्छा, इसके कुछ गुण होते हैं। क्या क्या गुण है? पहला पॉइंट है, मैं बता चुका हूँ पहला पॉइंट, तो विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। चाहे ये वाली ले लीजिए, चाहे ये वाली ले लीजिए आप, चाहे ये वाली ले लीजिए, ठीक है। और विपरीत कोण समान होते हैं। विपरीत कोण मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। और क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण की लंबाइयाँ कुछ ना कुछ अलग अलग होती हैं दोनों की। तो समांतर चतुर्भुज की यहाँ तक बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल होता है इसका आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर है? अच्छा, अगर इसकी परिमाप की बात करें हम, तो परिमाप क्या होगा इसका? परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि देखिए ये वाली लंबाई इसके बराबर है और ये चौड़ाई इसके बराबर है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई आपस में कैसी होगी? बराबर। लंबाई चौड़ाई नहीं, जो लंबाई है वो दोनों आपस में बराबर होगी और जो चौड़ाई है वो दोनों आपस में कैसी हो गई? बराबर हो गई। तो इसलिए जो परिमाप होगा वो क्या आएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा हमने लिखाया था, क्या लिखाया था? आयत। इसका चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, समांतर चतुर्भुज का भी। आयत क्या होता है? सेकंड पॉइंट, आयत। आयत क्या होता है?
आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक आयत क्या होता है, चलो इसको साफ कर देता हूं पहले मैं। अब देखिए, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का, वो क्या होगा, आयत होगा। तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि हम समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा कैसी होती है, बराबर। तो आयत में भी आमने सामने की भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। लेकिन इनमें केवल इतना अंतर होता है कि उसका कोण 90 अंश का नहीं होता है, इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो अगर किसी समांतर चतुर्भुज के चारों कोण 90 अंश के होगा, या एक कोण 90 अंश का है, भाई अगर एक कोण 90 अंश का होगा तो इसके सामने वाला भी 90 अंश का हो जाएगा, ये 90 90 180, तो ये दोनों भी अपने आप ऑटोमेटिक 90 अंश के हो जाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता, इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। परिभाषा क्या बनी, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। जो गुण आयत के थे, सॉरी समांतर चतुर्भुज के थे शुरुआत के 2, वही गुण यहाँ रहेंगे, बस इसका जो तीसरा गुण था विकर्ण वाला वो चेंज हो जाएगा। जो इसके विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आयत क्लियर हो गया। अब हम आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होगा, जो समांतर चतुर्भुज का था वही इसका परिमाप होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का विकर्ण और निकाल लेते हैं हम यहाँ से। आयत का विकर्ण, तो विकर्ण होता है अंडरवुड में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, तो आयत के ये 3 फॉर्मूले बनते हैं। कौन कौन सा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण। क्लियर है, चलिए आयत हमारा हो गया यहाँ तक खत्म। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। आयत के बाद हमने क्या लिखाया था, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो अब हम आते हैं समलंब चतुर्भुज पर। समलंब चतुर्भुज होता कैसे है पहले वो देखते हैं, फिर उसकी परिभाषा पर आते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है। ये होता हमारा समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, इसमें एक भुजाओं का युग्म कैसा होता है, समांतर होता है, भुजाओं का युग्म। तो यहाँ पर ए भी समांतर है किसके, डी सी के, तो ये कैसा हो गया, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। परिभाषा क्या बनेगी, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म, जिसकी भुजाओं का, या ऐसा बोल सकते हैं जिसकी विपरीत भुजाओं का एक युग्म कैसा हो, समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये दोनों इसकी कैसी विपरीत भुजाएं हैं, एक इधर है एक इधर है, विपरीत हो गई। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर नहीं होते।
इसका कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, केवल एक ही प्रॉपर्टी है, क्या कि ये चीज़ कैसी होती है, इसकी समांतर होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी। कोई कोई किताब उनके बीच की दूरी को ना लिखकर उनकी ऊंचाई लिख देती है। तो देखो, उनके बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो अगर मैं यहाँ से यहाँ लंब डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई तो हो जाएगी। तो या तो वो ऊंचाई कह दे या इनके बीच की दूरी कह दे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है, अपनी अपनी समझ होती है, कैसे समझ सकते हो आप लोग। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। ठीक है, समलंब चतुर्भुज आपका यहीं खत्म होता है। अच्छा, इसके परिमाप की बात करी जाए तो इसका परिमाप हो जाएगा आपका चारों भुजाओं का योग। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों भुजाओं का योग। चलिए, समलंब हो गया। अब हम आते हैं अपने समचतुर्भुज पर। समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होगी पहले वो समझते हैं। अच्छा, इसको साफ कर दूं, पहले देखेंगे होता कैसे है, ये समचतुर्भुज की आकृति कैसी होती है। समचतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, A B C D। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये लगभग कुछ समांतर चतुर्भुज जैसा लग रहा है, लग तो रहा है। तो इसकी परिभाषा भी उसी पर डिपेंड करेगी। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, समचतुर्भुज कहलाता है। अगर ये A है तो ये भी A, ये भी A और ये भी A। ठीक है। अच्छा, इसका एक खास चीज़ होती है, क्या होती है कि जो इसके विकर्ण होते हैं वो 90 अंश पर काटते हैं। ये यहाँ पर कितने अंश पर काटेगा, ये चारों को 90 अंश पर काटेगा। ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी होती है इसकी? नहीं, भुजा समान होती हैं। ठीक है। और समांतर की तो हम पहली बात कर चुके हैं। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, ये कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? उसकी ये भुजा इसके समांतर होती है और ये भुजा इसके समांतर होती है। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज फॉलो करती हैं वही यहाँ करेंगी। इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ठीक है। जो विकर्ण हैं वो परस्पर 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। नब्बे अंश पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। जो इसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसका एक फॉर्मूला और बनता है, वो होता है भुजा। किसकी भुजा? समचतुर्भुज की भुजा।
तो वो क्या होती है, वो होती है 1/2 अंडर रूट में पहला विकर्ण, पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। ये इसकी क्या हो जाएगी, भुजा कहलाएगी। तो विकर्ण परस्पर कितने कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, 90 अंश पर। क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल। भुजा क्या होगी, 1/2 पहला विकर्ण प्लस दूसरा विकर्ण। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा आखिरी और रह गया बस, उसको बताते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने वर्ग पर। देखिए समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल इतना अंतर होता है कि समांतर चतुर्भुज की 2 सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने वर्ग पर। वर्ग कैसा होता है, वर्ग कुछ इस तरह का होता है। ये लगाओ आयत ऐसा लग रहा है, तो हम इसकी परिभाषा 2 तरह से दे सकते हैं। या तो हम समचतुर्भुज के जरिए दे दीजिए आप, या आयत के जरिए दे दीजिए। अगर हम आयत के जरिए देंगे तो आयत की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कैसा हो, 90 अंश का। तो अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो कहेंगे हम एक ऐसा आयत जिसकी 4 भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। और अगर हम समचतुर्भुज से बात करेंगे तो समचतुर्भुज से परिभाषा बनेगी, चलो मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे। आयत के बेस पर लिखता हूँ पहले मैं, आयत के बेस पर एक ऐसा आयत जिसकी 4 भुजाएं बराबर हों। और समचतुर्भुज के आधार पर एक ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। एक ऐसा आयत जिसकी 4 भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, या एक ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। वो क्या कहलाता है, हमारा एक वर्ग कहलाता है। तो वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग का विकर्ण प्रत्येक को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल, चलिए वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर लें हम। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। जो वर्ग का परिमाप होता है वही समचतुर्भुज का परिमाप होता है। मैं यहाँ पर लिखाना भूल गया हूँ, अब बता देता हूँ। अच्छा, वर्ग का विकर्ण और निकालते हैं हम। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2 भुजा या भुजा √2, √2 भुजा या भुजा √2। ये भुजा अंडर से बाहर है, ठीक है, इसलिए मैंने घुमा के लिया भुजा √2। तो ये चीज़ होगी हमारी चतुर्भुज के 4-5 प्रकार की। जो पतंगाकार चतुर्भुज होता है वो सिलेबस में बहुत कम आता है। उसकी आप परिभाषा अगर बात करें तो ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जो पतंग जैसी आकृति का हो, पतंगाकार चतुर्भुज कहलाता है। क्षेत्रफल की बात कोई अभी तक होती नहीं है। अगर क्षेत्रफल निकालते भी हैं तो हम उसका त्रिभुज के बेसों पर निकाल लेते हैं। 2 त्रिभुज बना लेते हैं तो त्रिभुज के हिसाब से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को चतुर्भुज में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चतुर्भुज और त्रिभुज आपके सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको चतुर्भुज और त्रिभुज में अभी भी कोई दिक्कत होती है किसी सवाल में, या कोई परिभाषा समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग।
या हमारे फेसबुक ग्रुप पर जाएं आप। फेसबुक ग्रुप का भी नाम यही है, स्टडी विद लर्नर्स। आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर एक पेज भी चल रहा है हमारा स्टडी विद लर्नर्स नाम से ही, वहाँ पर बता सकते हैं। या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7078049629 इस पर मैसेज कर आप पूछ सकते हो या आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।